हेलो स्टूडेंट्स, सो इनकम टैक्स का हम लोग सैलरी पढ़ रहे थे, इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम सैलरी का हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक से कर लिया था। और मैंने आपको रूल्स को कैसे रिवाइज करना है उसका टेक्निक भी कल मैंने आपको बता दिया था। तकरीबन हमको रूल्स रिवाइज करने में 20 मिनट के आसपास का समय लग गया था। ठीक है, तो आज हम रूल्स वगैरह रिवाइज नहीं करेंगे। रूल्स आप अपने माइंड में खुद ब खुद रिवाइज कर लेंगे। क्या क्या होगा, आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रूल्स उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। अब चलिए हम आपके बुक से क्वेश्चंस निकालते हैं और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने बता दिया था। आज मैं आप लोग को बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोग को बतलाता हूँ। 5 को थोड़ा IMP लगा लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 आप क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा और बाकी क्वेश्चन की समरी तो हम लिख ही रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन को समरी आप लिख रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन को सुनिए क्या लिखता है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सुरेश। सुरेश का इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है हमको। क्या करना है, सुरेश नाम का एक बंदा है जिसका हमको क्या फाइंड करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय की गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? नहीं सर, ये एक्सप्लेन नहीं किया है। तो बच्चों जब कुछ ना बोले तो आप उसको प्राइवेट एम्प्लॉय माने करो। ठीक है, अब सुनो आगे क्या लिखता है। ग्रॉस एनुअल सैलरी, इस बंदे का जो ग्रॉस एनुअल सैलरी है, साल भर का जो एनुअल सैलरी है वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखें ग्रॉस एनुअल सैलरी कितना दिया है, 3 लाख रुपए दिया है। इसका साल भर का सैलरी जो दिया है कितना दिया है, 3 लाख रुपए क्या किया, दिया हुआ है। हमने बोला ठीक है। इसके बाद लिखता है नंबर 2, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। मेडिकल एक्सपेंसेस, नंबर 2 बोलता है मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर मतलब प्राइवेट डॉक्टर को इसके एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट मेडिकल जो खर्चा था, मेडिकल एक्सपेंडिचर था, वो एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट पेड कर दिया। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अलाउंस नहीं दे रहा है बल्कि क्या कर रहा है, उसको फैसिलिटी दे रहा है। क्या बताया था भाई, एम्प्लॉयर क्या बोलता है, फैसिलिटी किसको बोलते हैं, कैश में दे वो अलाउंस कहलाता है। लेकिन अगर उसको बोल रहे कि भाई जा तू इलाज करा ले, बिल एम्प्लॉयर पेड कर रहा, मतलब वो क्या है उसके लिए क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो उसके लिए क्या है, फैसिलिटी है। तो बोल रहे हैं कि डायरेक्टली मेडिकल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। सीधा बोल रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस कौन पेड कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर। मेडिकल एक्सपेंसेस पेड कर रहा है एम्प्लॉयर, मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिशनर को पेड कर रहा है। और कितना रुपए खर्चा कर रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस पे, 25,000 रुपए दे रहा है सीधा। ठीक है, प्राइवेट अस्पताल को। ओके ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। नंबर 3 कहता है मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव टू चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दूसरा मेडिकल एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, वो भी कौन पेड कर रहा है, एम्प्लॉयर ही पेड कर रहा है। एम्प्लॉयर ही पेड कर रहा है, बट किसको पेड कर रहा है, टू अप्रूव्ड हॉस्पिटल। किसको पेड कर रहा है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल को पेड कर रहा है जो इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड है। और कितना रुपए पे कर रहा है, 50,000 रुपए पे कर रहा है। हमने बोला वो भी ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते। इसके बाद नंबर 4 कहता है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर। ओके, बोल रहा है इसमें कि उसमें से 20,000 रुपए रीइंबर्स हो गया, वापस हो गया। मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 50,000 रुपए खर्चा किया। इसके बाद कह रहा है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर। बोल रहा है कि एम्प्लॉय ने फिर कुछ खर्चा किया। एम्प्लॉय ने भी क्या किया, बोल रहा है नंबर 4 बोल रहा है कि एम्प्लॉय ने भी कुछ खर्चा किया है जो कि रीइंबर्स हो गया। क्या हो गया, रीइंबर्स हो गया। ठीक है, रीइंबर्स हो जा रहा है, जो कि क्या हो जा रहा है, रीइंबर्स हो जा रहा है। ठीक है, वो भी कितना, 20,000। तो मतलब रीइंबर्स का मतलब समझते हो, वापस हो जाना। मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय को हमने बोला ठीक है भाई जा तू इलाज करा ले और जो भी खर्चा होगा तू खर्चा करना, बाकी पैसा मैं दे दूंगा। जो भी खर्चा होगा बताना, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। एम्प्लॉय का इलाज कराया, 20,000 वहां पे खर्च किया, 20,000 वहां पे खर्च कर दिया उसने। और फिर उसके बाद हमारे पास आया, खर्च भी कर दिया, 20,000 बिल भी पे कर दिया। हमारे पास आया, बिल दिखाया, बोला भैया मेरा 20,000 रुपए खर्च हुआ सर। तो मैंने अब निकाला, 20,000 उसको दे दिया। यानी एक प्रकार से ये भी फैसिलिटी है, ये भी क्या है, फैसिलिटी है। और कैसे हॉस्पिटल में रीइंबर्स हो रहा है, ये भी अप्रूव्ड हॉस्पिटल। बोल रहा है ना, इनका जो कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड है, तो ये भी क्या है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में 20,000 खर्च किया। बाकी डिटेल में बताते हैं। इसके बाद कहता है 5वां नंबर, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग अब्रॉड इंक्लूडिंग दैट टू ऑफ अटेंडेंट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉयर। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हुआ, अब्रॉड में जा रहा है, फॉरेन में क्या करा रहा है, इलाज करा रहा है, फॉरेन में इलाज करा रहा है। ठीक है, फॉरेन में इलाज करा रहा है और फॉरेन में इलाज कराया है और कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ है। ट्रैवलिंग लिखा है, ट्रीटमेंट लिखा है यार,
ट्रैवलिंग पे खर्चा हुआ, ठीक है। किस पे खर्चा हो रहा है यहाँ पे? ट्रैवलिंग पे खर्चा हो रहा है, ठीक है भाई। ट्रैवलिंग पे क्या हो जा रहा है? खर्च हो रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो रहा है। ये भी कौन खर्चा दे रहा है? एम्प्लॉयर ही पेड कर रहा है। कुछ नहीं लिख रहा हूँ, एम्प्लॉयर मानना। कौन खर्च कर रहा है? एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। 1.5 लाख रुपए एम्प्लॉयर खर्च कर दे रहा है। आगे कहता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बर्न बाय द एम्प्लॉयर। वहां का ट्रीटमेंट का खर्चा, ट्रीटमेंट एंड लॉजिंग का खर्चा भी कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पेड कर रहा है। और कितना खर्चा हुआ भाई यहाँ पे? 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ। कितना खर्च हो गया? 2.5 लाख रुपए खर्च हो गया, ठीक। आगे कहता है आउट ऑफ 6, मतलब 6 में से अमाउंट परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि नंबर 6 बोलता है अमाउंट लिमिट बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कितना? 1 लाख रुपए। कितना दिया है? 1 लाख रुपए, ठीक है। आपको कहता है बंदे का ग्रॉस टोटल इनकम क्या करिए? फाइंड आउट करिए, ठीक है। यार इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखते हैं तो क्या पाते हैं? ये क्वेश्चन में टोटल अपन को मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहा है। टोटल ये क्वेश्चन में मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहा है। तो मेडिकल फैसिलिटी वाला रूल सब याद है ना? चलो अपन काम करते हैं। देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है मिस्टर सुरेश जो है इनकम फ्रॉम सैलरी निकालो बोलता है। पहला बोलता है ग्रॉस एनुअल सैलरी 3 लाख रुपए। इसका इस मिस्टर सुरेश का जो टोटल सैलरी वो कितना है? 3 लाख रुपए। अलग से जो सैलरी हो 3 लाख है। चलो पहले अपन लिखते हैं और जहां जहां रूल लगाना होगा क्वेश्चन को पढ़ के अपन लोग क्वेश्चन को बनाते जाते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे ऊपर, जब भी क्वेश्चन को बनाओगे तो क्या लिखोगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सुरेश, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सुरेश। ब्रैकेट में लिख लेना नीचे लिखना फॉर द असेसमेंट ईयर, पूरा लिखेंगे असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। ये हमेशा लिखते हैं ना, याद है ना? रेसिडेंशियल के टाइम पे भी अपन लिखते थे, ठीक है। स्टार्ट करते, देखो मान लो ये आपका कॉलम है, ये आपका मार्जिन है, ठीक है। आपका कॉपी है, ये कॉपी का मार्जिन है लास्ट, और ये कॉपी का स्टार्टिंग है, ठीक है। ये कॉपी का स्टार्टिंग है, ऐसे ही बनाना। सबसे पहले नीचे लिखना आप लोग ग्रॉस एनुअल सैलरी। आपको सीधा ग्रॉस एनुअल सैलरी दिया, सीधा लिखो ग्रॉस एनुअल सैलरी। सो देखिए ग्रॉस एनुअल सैलरी इसमें कितना दिया अपन लोगों को? ग्रॉस एनुअल सैलरी दिया 3 लाख रुपए। सीधा बाहर निकाल दो 3 लाख रुपए, ठीक है, ओके। नंबर 2 कहता है मेडिकल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। मेडिकल एक्सपेंसेस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर पेड कर रहा है टू प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट प्रैक्टिशनर को। मैंने क्या सिखाया था मेडिकल फैसिलिटी के बारे में? अगर मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो 2 जगह दे सकता है, या तो इंडिया में देगा या फिर इंडिया के कहाँ देगा? बाहर में देगा। अगर इंडिया में दे रहा है मेडिकल की फैसिलिटी, तो अगर ऐसे 3 हॉस्पिटल मेडिकल की फैसिलिटी देता है, नंबर 1 क्या? ऐसा हॉस्पिटल, नंबर 1 खुद का हॉस्पिटल एम्प्लॉयर के, नंबर 2 अप्रूव्ड हॉस्पिटल, और नंबर 3 कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर इस 3 प्रकार के हॉस्पिटल में उसको मेडिकल की फैसिलिटी दी जा रही है उसके एम्प्लॉय को, तो वो 100% क्या होता है? टैक्स फ्री होता है, ये तो पता है। और इसके अदर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो फिर भैया क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अप्रूव्ड हॉस्पिटल का मतलब क्या है? इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड होना चाहिए, ओके। तो यहां पर क्या लिखा था नंबर 2 पॉइंट में? मेडिकल एक्सपेंसेस पेड कर रहा है एम्प्लॉयर, और किसको पेड कर रहा है? टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर को पे कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक तरह से पे कर रहा है। तो क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा ना, क्योंकि 3 हॉस्पिटल में आ ही नहीं रहा, ना तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ना तो एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है। अगर एम्प्लॉयर के खुद का हॉस्पिटल होता तो काहे के लिए खर्चा करता? नंबर 3, ना तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, तो तीनों में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो फिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्या लिखना? ऐड करना, उसमें ऐड करना, लिखना मेडिकल एक्सपेंसेस फैसिलिटी है ना भैया, तो टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल। आप पूरा लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल को देते हैं 101% टैक्सेबल होता है। तो बच्चों पूरा क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल हो जाएगा। पक्की बात है? ओके सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है? मेडिकल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर टू अप्रूव्ड हॉस्पिटल। अब मेडिकल एक्सपेंसेस पेड कर रहा है बट अप्रूव्ड हॉस्पिटल को पेड कर रहा है। नंबर 3 कहता है मेडिकल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे भी कौन पेड कर रहा है? एम्प्लॉयर ही पेड कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर ही पेड कर रहा है, बट किसको पेड कर रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं कर रहा है, टू अप्रूव्ड हॉस्पिटल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, टू अप्रूव्ड हॉस्पिटल को पेड कर रहा है। तो बच्चे अप्रूव्ड हॉस्पिटल को पेड कर रहा है, क्या था वो? टैक्स फ्री था। तो सीधा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नील डाल दो या फिर सीधा टैक्स फ्री डाल दो। क्या डाल दो? टैक्स फ्री। इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, एग्जेम्प्ट है। या नॉट टैक्सेबल डाल दो, एक ही बात है, टैक्स फ्री बोल दो या नॉट टैक्सेबल डाल दो, या फिर नील भी डाल सकते हो, डैश भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। देखो कई बार एग्जाम में अपन फंस जाते हैं, यहाँ पे टैक्स फ्री डाले कि नॉन टैक्सेबल डाले, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं अपन लोग। तो सीधा वहां पे ना, या तो सीधा क्या कर दो, सीधा नील कर दो, वहां पे सीधा क्या डाल दो? नील। कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं होगा। आई बात समझ में?
टैक्स फ्री मत लिखो, नॉट टैक्सेबल मत लिखो, सीधा क्या डाल दो वहां पे, नील डाल दो, वो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, उससे बल्कि इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा देखो रिइंबर्स हो जा रहा है, मतलब पैसा वापस मिल जा रहा है उसको, पैसा क्या हो जा रहा है, वापस मिल जा रहा है। तो जब पैसा वापस मिल जा रहा है तो ये तो फैसिलिटी कहलाएगी ना यार। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं इंप्लॉई हूं और मैं जाके इलाज करवाता हूं, अपनी फैमिली का अपना इलाज कराता हूं और मेरा बिल बनता वहां 25,000 रुपये हॉस्पिटल में, और 25,000 बिल मैंने अपने जेब से पे कर दिया। बाद में मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया और वो बिल को दिखाया, तो बिल देखा और एम्प्लॉयर ने मुझे पैसा निकाल कर क्या कर दिया, मेरे मालिक ने मुझे दे दिया, तो भाई ये भी तो फैसिलिटी कहलाएगी। आई बात समझ में? तो ये रिइंबर्स हो जा रहा है फैसिलिटी, बट वो पैसा खर्चा कहाँ कर रहा है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में खर्च कर रहा है। जो भी खर्च हो रहा है फैसिलिटी दी जा रही है अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, तो फिर वो क्या हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगता। नंबर 5 क्या था, फॉरेन में उसका खर्चा हो रहा था, क्या हो रहा था, फॉरेन में उसका इलाज कराया जा रहा था, फॉरेन में उसका इलाज कराया जा रहा था और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए हुआ। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर इंडिया के बाहर इलाज कराया जाता है तो पहला खर्चा होता है ट्रीटमेंट एंड लॉजिंग का खर्चा, खैर उसकी बात बाद में करेंगे, और दूसरा ट्रैवलिंग का खर्चा होता है। ट्रैवलिंग का खर्चा टैक्सेबल किस केस में बताया था मैंने आप लोगों को, ट्रैवलिंग का खर्चा मैंने किस केस में बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था ट्रैवलिंग का खर्चा अगर एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी अगर या ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से अधिक है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है, और 2 लाख से कम है तो फिर क्या हो जाता है, टैक्स फ्री। देख लो भैया यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से क्या है, अधिक है, 2 लाख से क्या है, अधिक है, तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो अपन क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, ऐड करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू फॉरेन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू फॉरेन पेड बाय एम्प्लॉयर, कौन पेड कर रहा है, एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों टैक्सेबल हो जाएगा भाई, क्योंकि वो कहाँ पे खर्चा कर रहा है, फॉरेन में, मतलब इसका सैलरी जो है ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है करके क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऐड देखें और क्या लिखा है। इसके बाद बोलता है ट्रीटमेंट एंड लॉजिंग का खर्चा। आपको उसके खर्चे की बात करते हैं, ट्रीटमेंट और वहां पे क्या करने की खर्चा, लॉजिंग की खर्चा, वहां पे रहने की खर्चा की बात करते हैं। तो वहां रहने की खर्चा तो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, लेकिन कहां तक टैक्स फ्री होता है मैंने बताया था, अप टू आरबीआई लिमिट। तो पहले क्या लिखेंगे अपन लोग, वहां पे लिखेंगे ट्रीटमेंट एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। खर्चा कौन कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर। कितना खर्चा कर रहा है, देखो भाई एम्प्लॉयर 2.5 लाख रुपए, कितना खर्च कर रहा है, 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, बट उसमें माइनस करेंगे एग्जेम्प्टेड। तो क्या था रूल, एग्जेम्प्टेड अप टू आरबीआई लिमिट। अब बताया था ना आपको, एग्जेम्प्टेड अप टू आरबीआई लिमिट, आरबीआई जितना लिमिट सेट कर देगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन में दिया कि आरबीआई ने कितना लिमिट सेट किया है, 1 लाख रुपए लिमिट सेट किया है, तो 1 लाख क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो बचा कितना, 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। 2.5 लाख की फैसिलिटी पर 1 लाख छूट मिल जाएगा, बाकी 1.5 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं सर, नहीं बचा, सबको चलिए टोटल कर लेते हैं। तो इसका देख लेते हैं एक्चुअल में ग्रॉस टोटल सैलरी कितना आ गया। देखें इस बंदे का ग्रॉस टोटल सैलरी कितना आ जाता, देख लो। 3 लाख को प्लस कर दो, प्लस आप 25,000 को प्लस कर दीजिए, प्लस आप 1.5 लाख प्लस कर दीजिए, 1.5 लाख प्लस कर दीजिए, फिर उसके बाद आप प्लस कर दीजिए 1,50,000। टोटल आ गया 6 लाख, कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। 6 लाख कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। तो यह आया ग्रॉस सैलरी, यह आ गया हमारा ग्रॉस सैलरी 6,25,000। ठीक है, अब बच्चों इसमें याद होगा मैंने फॉर्मेट बताया था, डिडक्शन। इसमें क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है, वो भी किसके अकॉर्डिंग मिलता है, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग मिलता था, याद है डिडक्शंस। तो डिडक्शन को अपन क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। डिडक्शन क्या था, नंबर 1 डिडक्शन था, याद होगा। सबसे पहला नंबर 1 डिडक्शन था, नंबर 1 सेक्शन 16(1), मतलब पहला जो 1 डिडक्शन था वो याद होगा आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता था वो होता था स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबसे पहले क्या आता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। बोलो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है यहाँ पे, सर स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक एम्प्लॉय को कितना मिलता है, 50,000 मैंने बताया था। ठीक है, उतना छूट मिलता ही मिलता है। दूसरा नंबर 2 डिडक्शन जो होता था वो होता था एंटरटेनमेंट अलावेंस। एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन मिलता था, एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन मिलता था, और वो जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, प्राइवेट को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मिला भी नहीं है अलावेंस और होगा भी नहीं, तो नील कर दो। और इसके बाद अंत में क्या होता है, नंबर 16(3) एम्प्लॉयमेंट टैक्स, या एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स। अगर कोई पेड किया है, क्या क्वेश्चन में कहीं दिया कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह टैक्स पेड किया गया है, नहीं दिया है, तो उसको भी क्या कर दो, नील।
तो इस प्रकार 3 डिडक्शन घटाने के बाद जो आएगा तुम्हारा टैक्सेबल सैलरी निकल आएगा। क्या निकल आएगा? टैक्सेबल सैलरी निकल आएगा। ठीक है, चलो घटा दो, कितना आ जा रहा है? 5,75,000। ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया? देखिए ये बनकर क्या हो गया? क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये करने के बाद देखो इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस का बहुत रूल रेगुलेशन आया। अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हो तो अंत में नोट्स डालकर जो मेडिकल फैसिलिटी का मैंने जो आप लोग को रूल्स रेगुलेशन लिखाया था ना, उसको आप लोग नोट्स डाल के सारे रूल्स रेगुलेशन को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो इससे आप लोगों का कॉपी भी जो है वो काफी अच्छा दिखेगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, आपका नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमने 5वां नंबर क्वेश्चन बताया। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन को आप एमपी लगा सकते हैं। देखिए क्या लिखता है, कहता है रमन इज एम्प्लॉयड एन इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवेज। रमन जी है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमको? 7 कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, कहता है कि रमन नाम का एक बंदा है जो इंजन ड्राइवर है इंडियन रेलवेज में। 7 नंबर क्वेश्चन, रमन नाम का एक बंदा है जो इंडियन रेलवेज में ड्राइवर है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई है, दूसरा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कैसे एम्प्लॉई है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और कहां पर है? ड्राइवर है इंडियन रेलवे में। ठीक है, होने दो। आगे कहता है ही इज गेटिंग 15,000 पर मंथ एज बेसिक पे। बेसिक पे मीन बेसिक सैलरी। देखो इसको बेसिक सैलरी मिलता है, कितना मिलता है? 15,000 रुपये पर मंथ। इसको साइड में लिख लेते हैं, 15,000 पर मंथ उसको बेसिक सैलरी मिलता है। इसके बाद क्या कहता है? फिर कहता है ओके एंड टू 2500 पर मंथ एज डियरनेस पे। इसको डियरनेस पे भी मिलता है। डियरनेस पे मिलता है, वो भी कितना मिलता है? 2,500 रुपये पर मंथ। हर महीने कितना मिलता है? 2,500 रुपये पर मंथ इसको डियरनेस पे मिलता है, यानी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। आगे कहता है 2500 पर मंथ एज डियरनेस अलावेंस। इसको अलग से डियरनेस अलावेंस मिलता है, कितना? 2500 पर मंथ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, डियरनेस पे बोला है तो नो डाउट वो तो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा डियरनेस अलावेंस बोला है, तो अगर कुछ ना बोल रहा है, देखो इसमें लिखा है कि कहीं भी ब्रैकेट में कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इसको क्या मानिए आप? अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये मानिए। अदरवाइज ये टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल तो दोनों सूरतों में होगा, लेकिन वो कुछ कैलकुलेट करते हैं ना, वहां पे अपन को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आगे इसके बाद कहता है, नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2019-20 ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अलावेंसेस। पिछले साल में उसको बहुत सारे कुछ अलावेंसेस मिले हैं। क्या अलावेंसेस मिला? लिखा है ₹16,500 एज रनिंग अलावेंस। देखो ये 16,500 कहीं पर मंथ वर्ड नहीं लिखा है, मतलब ये साल भर का है। बोल रहा है कि इसको रनिंग अलावेंस मिलता है। क्या मिलता है? रनिंग अलावेंस मिलता है। रनिंग अलावेंस मतलब समझ रहे हो? रनिंग अलावेंस मतलब इसको ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है। और कितना मिलता है? 16,500 रुपया साल भर का ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है। तो बताओ ये कैसा इंप्लॉई है? ट्रांसपोर्ट इंप्लॉई है। तो ट्रांसपोर्ट इंप्लॉई को अगर ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है तो उसके साथ क्या करना है पता है ना? देखेंगे, बताएंगे आपको। अगला उसको क्या मिलता है, देखिए ₹200 पर मंथ पर चाइल्ड एज एजुकेशन अलावेंस फॉर हिज 2 चिल्ड्रन। उसको एजुकेशन अलावेंस मिलता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलेगा? अच्छा पूरे ही लिख देते हैं। उसको एजुकेशन अलावेंस मिलता है, हर एक बच्चे के लिए एजुकेशन अलावेंस मिलता है। कितना मिलता है? 200 रुपये पर मंथ उसको एजुकेशन अलावेंस मिलता है। और कितने बच्चों के लिए मिलता है भाई? लिखा है पर चाइल्ड एज एजुकेशन अलावेंस फॉर 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों के लिए मिलता है। कितने बच्चों के लिए मिलता है? 2 बच्चों के लिए उसको क्या मिलता है? एजुकेशन अलावेंस। आगे क्या लिखता देखते हैं, कहता है वन ऑफ हिज सन इज स्टेइंग इन हॉस्टल ऑन विच रमन इज स्पेंडिंग ₹800 पर मंथ। बोल रहा है कि उसका एक लड़का जो है वो कहाँ रहता है? हॉस्टल में रहता है। ठीक है, हॉस्टल में रहता है। और उसके हॉस्टल पे रमन जो है कुछ खर्चे करता है। रमन जो है कुछ एक्सपेंसेस करता है, और वो एक्सपेंसेस 800 रुपये पर मंथ होता है। ठीक है, 800 रुपये पर मंथ होता है, होने दो। ही इज गेटिंग 500 पर मंथ फॉर हिज सन एज हॉस्टल अलावेंस फॉर मीटिंग दिस एक्सपेंडिचर। इसके लिए उसको एक हॉस्टल अलावेंस मिलता है उसके एक लड़के के लिए। कितने लड़के हॉस्टल में? खाली एक ही लड़का है, तो एक लड़के के लिए उसको हॉस्टल अलावेंस मिलता है जो कि है 500 रुपये पर मंथ। 500 रुपये कितना मिलता है? पर मंथ मिलता है। ठीक है, बताएंगे इसके बारे में, पढ़ते जाओ, पहले क्वेश्चन कर लो कंप्लीट। फिर आगे लिखा है फोर्थ पॉइंट, 250 पर मंथ एज CCA मिलता है। 250 पर मंथ उसको मिलता है, पर मंथ CCA मिलता है। क्या मिलता है? CCA मीन्स सिटी कॉम्पेंसेशन अलावेंस। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस या सिटी कॉम्पेंसेशन अलावेंस, नगर क्षति पूरक भत्ता। आगे देखते हैं। इसके बाद लिखता है कि 400 रुपये उसको यूनिफॉर्म अलावेंस मिलता है। बोलता है उसको 400 रुपये पर मंथ यूनिफॉर्म अलावेंस मिलता है। यूनिफॉर्म अलावेंस मिलता है। ठीक है, और लिख रहा है
एंड फुली स्पेंड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, और सारा का सारा वो अपने एम्प्लॉयमेंट में खर्च भी कर देता है। ठीक है, बताएंगे इसके बारे में भी। 2500 पर मंथ एस हाउस रेंट अलावेंस मिलता है उसको, 2500 रुपये पर मंथ, 2500 रुपये पर मंथ हाउस रेंट अलावेंस मिलता है उसको। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड ही पेज 3000 पर मंथ एज रेंट टू हाउस ओनर, और वो एक्चुअल में जो रेंट पेड कर रहा है ना हर महीने, एक्चुअल रेंट जो पेड करता है बंदा, वो पेड करता है 3000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये अपन को बोला है। आपको कहता है कि भाई कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। आपको इस बंदे का टैक्सेबल सैलरी क्या करना है, आप लोगों को कंप्यूट करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में जो लिखा है उसको फटाफट क्या कर लो, आप लोग कंप्लीट कर लो। पहले क्या लिखा है देखो, रमन जो है एक गवर्नमेंट इंप्लॉई है, वो भी इंडियन रेलवे में ड्राइवर है, यानी कि ट्रांसपोर्ट इंप्लॉई है। अपन लाइन से बनाते चलते, जो टैक्सेबल होगा अपना मैंने क्या सिखाया था, आपको सिर्फ इनकम से मतलब, उसके खर्चे से मतलब नहीं है, किससे मतलब, आपको इनकम से मतलब है। और जो इनकम टैक्सेबल होगा सीधा टैक्स जोड़ते जाओ, जो टैक्सेबल नहीं है उसको छोड़ दो या फिर वहां पे टैक्स फ्री डाल दो। ठीक है, चलो काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सुरेश, नहीं बल्कि यहाँ पे कौन है, मिस्टर रमन है। और चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो गवर्नमेंट इंप्लॉई है। कैसा इंप्लॉई है, गवर्नमेंट इंप्लॉई है, ऐसा लिख लीजिए ब्रैकेट में, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। तो सीधा अपन क्या करते हैं, मेरा थोड़ा आगे ज्यादा चला गया, कॉलम बना लेते हैं। यहाँ हमको वर्किंग नोट करने के काम आएगा, यहाँ वर्किंग नोट करने का काम आएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे, पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी। देखो टैक्सेबल होता है ना बेसिक सैलरी, देखो ये बंदे को बेसिक सैलरी कितना मिलता है, 15,000 पर मंथ। तो लिखो 15,000, एक महीने का 15,000, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 1,80,000। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15,000 इंटू कर देते हैं 12, तो आ जाएगा 1,80,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,80,000, मार्जिन में लिख लो 1,80,000। ये जगह अपन ने वर्किंग नोट के लिए रख रखा है। ठीक है, आप वर्किंग नोट पर अलग से करिएगा। ओके, अगला क्या लिखा देखें, इसको डियरनेस पे मिलता है। बताओ क्या डियरनेस पे टैक्सेबल होता है, हाँ सर टैक्सेबल होता है। चलो ऐड करो डियरनेस पे, डियरनेस पे अपन टैक्सेबल कर देते, कितना मिलता है 2,500 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हुआ भैया, तो चलो इंटू कर देते 2,500 पर मंथ, तो 12 महीने का आ जाएगा यहाँ पे कितना, 30,000। तो 30,000 उस बंदे को डियरनेस पे मिल जाता है, ऐड कर दो। अब इसी प्रकार आप ऐड करेंगे डियरनेस अलावेंस। क्या मिलता है डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता कितना मिल रहा है, बोलो टैक्सेबल होता है ना महंगाई भत्ता, वो भी मिल रहा है सर 2,500 रुपये पर मंथ के रेट से, 12 महीने का कितना 30,000 महंगाई भत्ता। इस बंदे को क्या कर दो, दे दो, दे दिए, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब बारी आती है रनिंग अलावेंस। रनिंग अलावेंस मीन्स ट्रांसपोर्ट अलावेंस, तो भी टैक्सेबल होता है ना, हाँ सर टैक्सेबल होता है, ऐड कर दो ट्रांसपोर्ट अलावेंस। ट्रांसपोर्ट अलावेंस को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन याद होगा ट्रांसपोर्ट अलावेंस एक स्पेशल अलावेंस होता है जिसमें कुछ हद तक टैक्स फ्री होता है, याद है ना। तो उस टैक्स फ्री को अपन घटा लेंगे, तो इसको इनर कॉलम में लिखो, कितना मिला इसको ट्रांसपोर्ट अलावेंस, 16,500। 16,500 उसको अलावेंस मिला है, उसकी इनकम हुई है 16,500। बट उसमें से उसने क्या किया है, कुछ मतलब उसमें कुछ उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, कुछ छूट मिलेगा, कुछ टैक्स फ्री होगा। तो जितना पार्ट टैक्स फ्री होगा उसको घटा दो। तो क्या करो, यहाँ अलग से लिखना माइनस टैक्स एग्जेम्प्ट, टैक्स एग्जेम्प्ट। और कैसे निकालते हैं टैक्स एग्जेम्प्ट, विच एवर इज लेस, जो कम होगा उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। चलिए क्या नंबर 1 हमने बताया था 70% ऑफ अलावेंस, अलावेंस का 70% पहले आप निकाल लो। बोलो अलावेंस कितना मिला है, 16,500 मिला है। इसी 16,500 का आप 70% निकाल लो। चलो हमने निकाल दिया 16,000, जितना मिला है 16,500 उसका 70% निकाल दीजिए, जितना आपको अलावेंस मिला है 11,550। ठीक है, और दूसरा ले लो 10,000 रुपये पर मंथ के रेट से ले लो, 10,000 रुपये पर मंथ के रेट से ले लो। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,20,000। अब मुझे बताइए दोनों में कम कौन दिखाई दे रहा है आपको, निश्चित रूप से ये हमको कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टैक्स फ्री, यानी कि 16,500 में से 11,550 टैक्स फ्री हो जाएगा। तो चलिए माइनस कर देते हैं, तो 16,500 मिला, उसमें से 11,550 टैक्स फ्री हो गया, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 4950 पार्ट जो है इनकम का वो टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल लिस्ट में क्या कर दीजिए आप, डाल दीजिए। ठीक हो गया, डल गया। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस बंदे को एजुकेशन अलावेंस मिलता है। इसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए उसको एजुकेशन अलावेंस मिलता है 200 रुपये पर मंथ के रेट से। तो आपको याद है ना एजुकेशन अलावेंस टैक्सेबल तो होता है, बट उसमें कुछ छूट मिलता है, गवर्नमेंट उसमें कुछ छूट देती है। कितना रुपए छूट देती थी, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, याद आया, और मैक्सिमम 2 बच्चों का। तो बस वही काम करना है। तो अपन इसमें ऐड करेंगे एजुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस लिख लेना, एजुकेशन अलावेंस। तो एजुकेशन अलावेंस कितना बोल रहा है, 200 रुपये इसको मिला, एक बच्चे का 200 रुपये एक महीने का, तो 12 महीने का आ जाएगा। और कितने बच्चों का बोल रहा है, 2 बच्चों का मिला है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू 12 कर दोगे
तो 2400 इंटू 2 कर दोगे, 2 बच्चों का, तो 4800। कुल मिला के इसको कितना मिला? 4800। लेकिन 4800 इसको मिला, बट पूरा 4800 टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें कुछ टैक्स फ्री होगा, तो माइनस कर देंगे टैक्स फ्री। तो कितना टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा? चलो घटा देते हैं। कितना था? 100 रुपये पर मंथ, पर चाइल्ड, वो भी एक महीने का 100 रुपया। तो यहाँ कितने बच्चे? मैक्सिमम 2 बच्चों का मिलेगा, तो 2 बच्चों का निकाल दो। 100 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का निकाल लो। और एक बच्चे का नहीं, यहाँ पे 2 बच्चों का, 2 बच्चों का निकाल दो। तीसरा बच्चा होता तो उसका नहीं मिलता ना, तो क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 2400 रुपया। ठीक है, घटा दो, 2400 टैक्सेबल। 4800 में 2400 टैक्स फ्री हो जाएगा और बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में नहीं आया? रूल जाके देखिए आप। ठीक, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अगला क्या लिखा है देखें। अगला लिखा हुआ है हॉस्टल अलावेंस। उसके बच्चे को, रमन के बच्चे को हॉस्टल अलावेंस मिलता है। कितना मिलता है? 500 रुपये पर मंथ इसको हॉस्टल अलावेंस मिलता है। और रमन एक्चुअल में खर्चा कितना करता है? 800 पर मंथ। यार यहाँ पे खर्चे से क्या मतलब है? खर्चा कितना भी करे, वो कहीं भी उड़ाए पैसा, कोई मतलब नहीं। खर्चे को तो ध्यान देना ही नहीं। सिर्फ खर्चे को कहाँ पे ध्यान देना? मैंने बोला था 6 अलावेंस बताया था ना, स्पेशल अलावेंस का ए, याद है? डेली अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, एकेडमिक अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस बताया था। वहां पे खर्चों को ध्यान देना, बाकी कहीं भी खर्चों को ध्यान नहीं देना। तो रमन हॉस्टल पे कितना भी खर्च करे उससे मतलब नहीं है। भैया उसको अलावेंस कितना मिला? सर 500 मिला, 500 टैक्सेबल में डालो। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, ऐड करेंगे हॉस्टल अलावेंस। ऐड लिख लेना, हॉस्टल अलावेंस। हॉस्टल अलावेंस ऐड कर लो। कितने बच्चों का मिल रहा है हॉस्टल अलावेंस? एक ही बच्चे का मिल रहा है, तो एक ही बच्चे का ऐड करो। 500 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो एक महीने का 500, तो 12 महीने का कितना? 6000। याद है ना? हॉस्टल अलावेंस जितना भी मिलेगा उसमें कुछ छूट मिलता है, और उसमें कितना छूट मिलता है? 300 रुपये पर मंथ से। सॉरी यार, मैं छूट बोल रहा हूँ, एग्जेम्प्ट होता है, कुछ एग्जेम्प्ट होता है। कितना एग्जेम्प्ट होता है? 300 रुपये पर मंथ के रेट से क्या होता है? वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो माइनस कर देना टैक्स फ्री या टैक्स एग्जेम्प्ट माइनस कर देना। कितना रुपया? 300 रुपये पर मंथ के रेट से पर चाइल्ड। तो एक महीने का 300, एक ही बच्चे का है, 2 बच्चे होते 2 निकाल लेते। 300 रुपये एक महीने, एक बच्चे, एक महीने का, 12 महीने के हिसाब से कितना हुआ? 3600 रुपया। ठीक है, तो 6000 में 3600 घटाओगे तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 2400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। 2400 रुपये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हॉस्टल अलावेंस। यहाँ तक कोई परेशानी? बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है 250 रुपये पर मंथ उसको सिटी कॉम्पेंसेशन अलावेंस मिलता है। क्या मिलता है? सिटी कॉम्पेंसेशन अलावेंस। पढ़े थे ना अपन लोग, सिटी कॉम्पेंसेशन अलावेंस 101% टैक्सेबल होता है। क्या होता है? टैक्सेबल। तो डाल दो टैक्सेबल में, ऐड कर दो जब टैक्सेबल, और टैक्सेबल में डाल दो। कितना बोलता है? इनको मिलता है 250 रुपया। एक महीने का 250, तो 12 महीने का कितना मिला? 3000। मैं 12 महीने का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 1 साल का इनकम पे टैक्स लगेगा ना, करके मैं 12 के साथ क्या कर दे रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला उसको मिलता है यूनिफॉर्म अलावेंस। क्या लिखा है? यूनिफॉर्म अलावेंस। तो ऐड करेंगे यूनिफॉर्म अलावेंस। ऐड लिखना यूनिफॉर्म अलावेंस। ये याद है? स्पेशल अलावेंस के कैटेगरी ए में आता था, और मैंने बताया था यूनिफॉर्म अलावेंस जो होता है ए में आता है, और एग्जेम्प्ट होता है। कहाँ तक एग्जेम्प्ट होता है? एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। जितना वो खर्चा किया होगा उतना एग्जेम्प्टेड होता है। और यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन में, आपके पढ़ लेना। यूनिफॉर्म अलावेंस को 400 रुपये पर मंथ मिला है, और जितना मिला उतना खर्च कर दिया, पूरा लिख रहा है। पूरा उसने यूनिफॉर्म पे खर्च भी कर डाला, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे एग्जेम्प्टेड अप टू, लिखेंगे एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। और एक्चुअल एक्सपेंसेस बोल रहा जितना मिला उतना खर्च कर दिया, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल सकते हो आप लोग, एग्जेम्प्ट डाल देना। क्या डाल देना? एग्जेम्प्ट। क्योंकि ये बोल रहा है कि जितना मिला उतना खर्च कर दे, तो सीधा क्या डाल दीजिए? एग्जेम्प्ट डाल दीजिए। ओके, ठीक है सर, डाल दिया हमने एग्जेम्प्ट। इसके बाद देखिए फिर क्या लिखता है? इसको HRA मिलता है। HRA मीन्स हाउस रेंट अलावेंस मिलता है। तो बच्चों चलो हाउस रेंट अलावेंस देख लेते हैं। तो लिखते हैं हाउस रेंट अलावेंस। तो हाउस रेंट अलावेंस आपको याद होगा कि हाउस रेंट अलावेंस जो होता है वो कुछ हद तक क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। हाउस रेंट अलावेंस कुछ हद तक टैक्स फ्री होता है। फिलहाल मिल कितना रहा है? ये देखिए 2500 पर मंथ मिल रहा है। 2500 एक महीने का मिल रहा है, तो 12 महीने का कितना मिला होगा इस बंदे को? 30,000। क्या ये पूरा 30,000 टैक्सेबल होगा? नहीं सर, पूरा 30,000 टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें कुछ हद तक टैक्स फ्री होगा। तो याद है ना, 3 चीजों में जो सबसे कम होता था उतना टैक्स फ्री होता था। तो यार आप लेस कर दीजिए, लेस करिए टैक्स एग्जेम्प्ट, लेस करिए टैक्स एग्जेम्प्ट विच एवर इज लेस। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, विच एवर इज लेस, जगह की बड़ी कमी है। विच एवर इज क्या करेंगे यहाँ पे? लेस करेंगे। नंबर 1 क्या होता था? नंबर 1 एक्चुअल में जो हाउस रेंट अलावेंस मिला है ना वो ले लो। तो एक्चुअल में हाउस रेंट अलावेंस कितना मिला है? 30,000, 30,000 ले लो। ठीक। नंबर 2 रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस क्या ले लेंगे? 10% ऑफ सैलरी।
ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ बनाऊंगा ना, क्योंकि हाउस रेंटल वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बना चुके करके मैं डायरेक्ट लिखूंगा। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखो रेंट पेड, असल में इसने रेंट कितना पेड किया है, एक महीने का 3000, तो 12 महीने का एक्चुअल में कितना पेड किया होगा, 36,000 पेड किया होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रेंट पेड 36,000, ठीक है, 36,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस क्या लेंगे 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, अलाउंस के टाइम पे सैलरी का मतलब क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स, प्लस कमीशन ऑन सेल्स, यही होता है, प्लस कमीशन ऑन क्या होता है सेल्स। डियरनेस अलाउंस यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर होता तो ले लेते, ठीक है। चलिए, तो बेसिक सैलरी कितना था इसका साल भर का, 1,80,000, डियरनेस पे कितना है 30,000, और कमीशन ऑन सेल्स वगैरह तो दिया नहीं, नील कर दो, जोड़िए 2,10,000, यानी कि इसका टोटल सैलरी कितना है 2,10,000। इसी 2,10,000 का यहाँ पे 10% निकालेंगे, 21,000 आएगा। चलो 36,000 में से 21,000 घटा दो, 36,000 में से मैं डायरेक्ट 21,000 को क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ, ठीक है, कितना आ जाएगा 15,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000, ठीक। अब इसमें नंबर 3 है, नंबर 3 था 40% ऑफ सैलरी। देखो ना, ये इंजन ड्राइवर है, कहाँ रहते कुछ दिया कि नाम गांव कुछ दिया है क्या, रमन भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर है। देखो अब यहाँ पे इसका कहाँ पे रहने वाला है, मुंबई का, दिल्ली का, चेन्नई का, कहाँ का, सब ये दिया है। तो जब नहीं दिया हो तो आप ये मानिए कि ये किसी अदर सिटी में रहता होगा, ये 4 मेट्रो सिटीज में नहीं रहता है, तो फिर 40% सीधा, तो फिर वही 2,10,000 का 40% निकाल दो उसके सैलरी का, 2,10,000 का 40% निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 84,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, ये तीनों में से सबसे कम कौन दिख रहा है आपको, सर हमको सबसे कम 15,000 दिख रहा है, तो बस 30,000 जो अलावेंस मिला है उसमें से 15,000 टैक्स फ्री हो जाएगा, बाकी का जो 15,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, बना लिया। तो अब बच्चों क्या करोगे आप, माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे ग्रॉस सैलरी, टोटल कर लो, जो जो टैक्सेबल हुआ सबको टोटल कर लो। देखो इसको क्या क्या मिला टैक्सेबल में, ये सारे पार्ट क्या हुए, टैक्सेबल हुए, सारे पार्ट को जोड़ लो। चलो हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना आता है। हम जोड़ते हैं 1,80,000 प्लस हम ऐड करते हैं 30,000 प्लस ऐड करते हैं 30,000, फिर हम ऐड करते हैं 4,950, फिर ऐड करते हैं 2,400, फिर ऐड करते हैं 2,400, फिर ऐड करते हैं 3,000, फिर अंत में ऐड करते हैं 15,000। तो ये टोटल आया 2,67,750, टोटल आया 2,67,750, ये टोटल आ गया, ठीक है, 2,67,750। अब याद है ना इसमें से क्या घटाया जाता है, लेस करते हैं डिडक्शन, थोड़ा सा जगह हौच पौच हो जा रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा, लेस करिएगा डिडक्शन। अब देखो यार आप इसको नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ जगह मेरे पास कम है करके मैं साइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कंटिन्यू कर लेना, इसी को कंटिन्यू करना। देखो क्या निकला हम लोग का, ग्रॉस सैलरी निकला, तो ग्रॉस सैलरी कितना निकला 2,67,750 निकला टोटल करने से। इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन, ठीक है, आप सेक्शन 16 लिख के डिडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यार स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक एम्प्लॉय को कितना मिलता है, 50,000 मिलता है, तो 50,000 स्टैंडर्ड में डाल दो। उसके बाद नंबर 2 लिख लेना तुम लोग, क्या, एंटरटेनमेंट अलावेंस। यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं एंटरटेनमेंट अलावेंस, अगर होता तो ले लेते, नील कर देना। और अंत में क्या करना, नंबर 3 प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स ले लेना। वो भी क्या है, दिया है क्या कहीं क्वेश्चन में, नहीं सर नहीं दिया है, तो उसको भी नील कर लो, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। चलो घटा लो कितना आ रहा है, देखें इसको आपस में घटा लीजिए, टैक्सेबल सैलरी आप लोगों का निकल आएगा। चलिए घटाइए, 2,67,000 में से 50,000 अगर छूट दे देंगे तो उसका टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 2,17,750 टैक्सेबल हो जाएगा। इसको कंटिन्यू लिखना, ये जो है ना इसको कंटिन्यू नीचे लिखना, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो यार इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हुआ बना। अब देखो अगली बार ना मैं हर बार डिडक्शन नहीं घटाऊंगा, मैं सीधा एक ही डिडक्शन जो जरूरत पड़ेगा वही डिडक्शन लिखूंगा। बट आप लोग अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो बकायदा तीनों डिडक्शन, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, तीनों डिडक्शन को लिख कर आप बकायदा अच्छे से लिख कर आप उसको माइनस करेंगे। ओके, आप वैसा मत कर, मैं तो डायरेक्ट माइनस कर दूंगा जगह की कमी की वजह से, लेकिन आप पूरा कंप्यूट करके आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखें आपके बुक का नया क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं। कहता है, क्या कहता है 8 में, देखें क्वेश्चन की समरी में लिख देता हूं यहाँ पे।
ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो जाए। 8 में क्या कहता है देखिए, एक्स इज अ पायलट इन इंडियन एयरलाइंस। मिस्टर एक्स जो एक पायलट है, इंडियन एयरलाइंस में पायलट है मिस्टर एक्स। ओके, आगे लिखता है ही ड्रॉ 7,20,000 एज सैलरी। उसको बेसिक सैलरी मिलता है 7,20,000। अब इसमें लिखा है क्या कि उसको पर मंथ लिखा है? ऐसा तो नहीं लिखा है, तो पूरे साल भर का मानो। इसके बाद लिखता है 1,80,000 एज डियरनेस अलावेंस। इसको डियरनेस अलावेंस मिलता है, वो भी कितना मिलता है? 1,80,000। और इसके साथ कहीं लिखा है कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? नहीं सर, नहीं लिखा है। तो मतलब ये क्या है? टैक्स फ्री है। सॉरी, टैक्स फ्री बोल रहा, सॉरी यार, मतलब अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक, आगे 6 लाख एज फ्लाइट अलावेंस। 6 लाख इसको फ्लाइट अलावेंस मिलता है, फ्लाइट अलावेंस मिलता है, फ्लाइट अलावेंस मिलता है। वो भी कितना मिलता है? 6 लाख इसको फ्लाइट अलावेंस मिलता है। कितना मिलता है? 6 लाख मिलता है। बोलोगे सर फ्लाइट अलावेंस तो आपने कुछ पढ़ाया नहीं। भैया फ्लाइट में जा रहा है, उसको फ्लाइट अलावेंस मिल रहा है, मतलब एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। कौन सा अलावेंस है? ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। कंफ्यूज मत होना, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। ठीक है, फ्लाइट में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। फ्लाइट अलावेंस मींस ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। कितना मिल रहा है? 6 लाख। ओके, इसके बाद कहता है टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस व्हाइल ऑन ड्यूटी 12,000 एज कन्वेंस अलावेंस। कन्वेंस अलावेंस मिल रहा है इसको। क्या मिल रहा है? कन्वेंस अलावेंस मिल रहा है। कन्वेंस अलावेंस मिलता है इसको। और कितना मिलता है कन्वेंस अलावेंस? कन्वेंस अलावेंस इसको मिलता है कुछ 12,000 रुपये मिलता है। कन्वेंस अलावेंस मिलता है 12,000, जिसमें से लिखा है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस जो करता है वो एक्चुअल एक्सपेंसेस लिखा है इसमें 9,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना लिखा है? 9,000। उसको कन्वेंस अलावेंस मिलता है 12,000 और ब्रैकेट में लिखा है एक्चुअल एक्सपेंसेस 9,000। ठीक है, इसके बाद लिखता है एंड 7,200 एज एजुकेशन अलावेंस फॉर हिज 3 चिल्ड्रन। 3 बच्चों के लिए इसको एजुकेशन अलावेंस मिला है। एजुकेशन अलावेंस मिला है, वो भी कितना मिला है? 7,200 मिला है फॉर 3 चिल्ड्रन। 3 बच्चों के लिए मिला है। बट छूट कितने बच्चों का मिलेगा? सिर्फ 2 ही बच्चों का मिलेगा। ठीक है, देखेंगे, साल भर का है। ओके, डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द अलावेंस पेड टू हिम। आपको निकालना है कि टैक्सेबल अलावेंस निकालो। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे समझे, इसमें लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है इसमें? टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलावेंसेस। कितना अलावेंस टैक्सेबल होगा वो निकालने बोलता है इसमें। ठीक है, बट मैं आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन लोग, फटाफट लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। लिख लो, ऊपर नीचे लिखो फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। फटाफट स्टार्ट करते बनाना। चलिए, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे टैक्सेबल क्या होता है? बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है। लिख लो बेसिक सैलरी। अगर आप चाहो तो बाकायदा कॉलम बना के भी कर सकते हो, एक इनर कॉलम बना लो, एक आउटर कॉलम भी बना के कर सकते हो। ठीक है, चलो इस बार कॉलम बना के बता देता हूँ। अगर आप कॉलम बनाना चाहो तो ऐसा कॉलम बना के भी कर सकते हो। तो ये टैक्सेबल वाला कॉलम हो जाएगा और ये थोड़ा इनर कॉलम हो जाएगा। दोनों में अमाउंट वाला कॉलम लिखेंगे, दोनों ही कॉलम अमाउंट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, तो यहाँ लिखेंगे पहला बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी देखो क्या पर मंथ लिखा है? नहीं सर, तो सीधा टैक्सेबल में डाल दो। 7,20,000 सीधा बाहर टैक्सेबल में डाल दो, 7,20,000। ठीक, इसके बाद ऐड करिए डियरनेस अलावेंस। तो डियरनेस अलावेंस भले ही अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या हुआ? टैक्सेबल तो होता ही है डियरनेस अलावेंस हर हाल में। कितना दिया साल भर का? 1,80,000। डाल दो 1,80,000। फिर अगला लिखा फ्लाइट अलावेंस। फ्लाइट अलावेंस मींस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अलावेंस। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अलावेंस। तो देखो ट्रांसपोर्ट अलावेंस इसको कितना मिला है? 6 लाख मिला है। कितना मिला? 6 लाख। बट उसमें से कुछ हद तक क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। तो उसमें से माइनस कर दीजिए अलग से टैक्स फ्री, टैक्स एग्जेम्प्ट माइनस कर दीजिए। और कैसे टैक्स एग्जेम्प्ट निकालेंगे? विच एवर इज लेस, जो सबसे कम होगा उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो नंबर 1 क्या? 70% ऑफ अलावेंस। जितना अलावेंस मिला है बच्चों उसका 70% निकाल लो। तो 6 लाख का 70% निकाल के देख लो। 6 लाख का 70% निकाल लीजिए। 6 लाख का 70% निकालते हैं अपन लोग, तो कितना आ जाता है? 4,20,000। कितना आ जाएगा? 4,20,000 रुपये आ जाएगा। और नंबर 2 क्या था? 10,000 रुपये पर मंथ के रेट से ले लो। यानी कितना ले लो? यहाँ नहीं करना, यहाँ पे लिखो 4,20,000 और यहाँ पे लिखो 1,20,000। बताओ अब दोनों में कम कौन दिखाई दे रहा है? सर हमको कम दिखाई दे रहा है ये। तो ठीक है, यही एग्जेम्प्ट कर दो। तो 1,20,000 टैक्स फ्री हो जाएगा। 6 लाख में से 1,20,000 टैक्स फ्री हो जाएगा।
तो बताओ हमें टैक्सेबल कितना होगा, 4,80,000 इस बंदे का क्या हो जाएगा, टैक्सेबल निकल आएगा। उसकी बात है, ओके सर। अगला लिखता है कन्वेंस अलावेंस। क्या लिखता है, कन्वेंस अलावेंस। ऐड करेंगे कन्वेंस अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस। तो कन्वेंस अलावेंस याद है ना, कैटेगरी ए में आता था 6 अलावेंस की कैटेगरी में। कितना मिला इसको कन्वेंस अलावेंस, 12,000 मिला है। तो ये कितना एग्जेम्प्ट होता था, इसी भर में देखते थे, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। जितना वो एक्चुअल में खर्चा किया होगा उतना एग्जेम्प्ट होगा। और देखो इस बार क्वेश्चन में निकाल कर दिया है कितना, 9,000 नहीं निकाल के देता, ये मानते 12,000 मिला, 12,000 खर्च कर दिया, पूरा उड़ा दिया, ये मानते पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता। बट लिख कर दे दिया तो फिर आप इसको घटाइए, तो 12,000 में 9,000 टैक्स फ्री हो जाएगा। तो बताओ टैक्सेबल कितना पार्ट होगा, 3,000 टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड करते, अगला क्या मिल रहा है, देखो इस बंदे को एजुकेशन अलावेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन पूरा भी लिख सकते हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिलता है इस बंदे को, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। ओके, ये मिलता है। और कितना मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, साल भर का 7,200 मिलता है 3 बच्चों के लिए। बट इसमें एग्जाम कितने बच्चों का मिलेगा, छूट जो मिलेगा 2 बच्चों का ही मिलेगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे टैक्स एग्जेम्प्ट, टैक्स एग्जेम्प्ट लिखेंगे, टैक्स एग्जेम्प्ट लिखेंगे ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चलो निकाल लो, 100 का मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, 100 का मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2400। तो छूट कितने का मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2400। ठीक है, तो 7200 में से 2400 को आप घटा दीजिए, तो कितना आ गया, 4800 बच्चों टैक्सेबल हो जाएगा। हो गया, आगे कुछ क्वेश्चन में है, नहीं सर नहीं है। बस आप क्या कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। आप निकाल लीजिए ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी निकाल लो, ग्रॉस टोटल सैलरी या ग्रॉस सैलरी बोलो। देखो आपका टोटल सैलरी कितना आ गया इस बंदे का, जोड़ो टैक्सेबल, कितने पे टैक्स देना पड़ेगा उसको जोड़ लेते हैं। 7,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4,80,000 प्लस 3,000 प्लस और 4,800 प्लस आ गया 13,87,800, तकरीबन आया 13,87,800 इसका टोटल इनकम आ गया। अब इसमें से लेस करते हैं डिडक्शंस, लेस करेंगे सेक्शन 16 का डिडक्शन लेस कर लेंगे। ठीक है, तो डिडक्शन में 3 डिडक्शन था, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा अच्छे से लिखेंगे, डायरेक्ट था 50,000 रुपया। ठीक है, घटाना है। इसके बाद दूसरा क्या था, नंबर 2 डिडक्शन था एंटरटेनमेंट अलावेंस, जो कि नहीं है, नील कर देना, हमेशा इसी करना। और अंत में क्या है, नंबर सेक्शन 16(3) अंत में है हमारा प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स है, वो भी क्या है, नहीं है ऐसा कुछ क्वेश्चन में, नील कर दो, घटा दो, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। टैक्सेबल सैलरी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो चलिए हम घटाते हैं, 13,87,000 में से 50,000 आप घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 13,37,800, 13,37,800 ये आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर आंसर में तो बुक में कुछ और दिया है, भैया वो अपन को आंसर तो टैक्सेबल सैलरी निकालने नहीं बोला था, हमको निकालने बोला था टैक्सेबल अलावेंस निकालने बोला था। क्या बोला था, टैक्सेबल अलावेंसेस निकालने बोला था, जो टैक्सेबल अलावेंसेस है। तो ठीक है ना, जो टैक्सेबल अलावेंसेस जोड़ लो। देखो ना टैक्सेबल अलावेंस क्या है, 1,80,000 से लेकर 4,800 तक टैक्सेबल है, इसको जोड़ लो। तो 1,80,000 अलावेंस है प्लस 4 लाख, यहाँ जोड़ देते चलो, 1,80,000 प्लस 4,80,000 प्लस 3,000 एंड प्लस 4,800, ये सब है ना, जोड़ के देखो कितना आता है, सबको जोड़ लीजिए। 1,80,000 प्लस 4,80,000 प्लस 3,000 प्लस 4,800, ये आ गया 6,67,800, 6,67,800। देखो टोटल करने से तुम लोग का आंसर आ गया होगा, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया। जो हमको पूछा था वो हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट करके लिख दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने 3 क्वेश्चन किया, आगे और क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक जहां तक हमने क्वेश्चन किया है वहां तक आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, 101% आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।